टाटा का जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ, पर उनका जीवन हमेशा आसान नहीं था। 1991 में जब उन्होंने टाटा ग्रुप का नेतृत्व संभाला, कई लोगों ने उनकी कुशलता पर सवाल उठाए, लेकिन रतन टाटा ने हिम्मत और सूझबूझ से हर मुश्किल का सामना किया। उनका जीवन का मंजिल था, तभी हार मत मानो। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय के पास अपनी एक कार हो, इसलिए इस सपने को सच करने के लिए उन्होंने टाटा नैनो का प्रोजेक्ट बनाया। इस दुनिया की सबसे सस्ती कहा जाने वाली कार थी। नैनो के बनाने के दौरान कई समस्या आई, जैसे प्रोडक्शन में देर और मार्केटिंग की दिक्कत। फिर भी नैनो का लॉन्च रतन टाटा के विजन के प्रमाण था। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई बड़े और कई ग्लोबल टीम्स की, जैसे जैगुआर लैंड रोवर और पुरस्टी का अधिग्रहण करना। 2008 में जैगुआर लैंड रोवर को खरीदने के बाद भारत की प्रतिष्ठा दुनिया भर में बढ़ी। यह साबित हुआ कि भारतीय कंपनी इस भी ग्लोबल लेवल पर अपना दम रखती है। टाटा इंडिका भारत की पहली खुद बनी इंडिजियस कार थी। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट में काफी परेशानी आई, लेकिन रतन टाटा ने हिम्मत नहीं हारी और उनका मानना था असफलता एक सीख है, उससे घबराओ मत। रतन टाटा हमेशा पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर विश्वास रखते थे। उनका फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर था। उनका मानना था विकास का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी भी है। बिजनेस में रतन टाटा का ईमानदारी और नैतिकता एक मिसाल थी। उन्होंने कभी बरस उन्होंने कभी ब्राइबरी को सपोर्ट नहीं किया और हमेशा अपने काम में ट्रांसपेरेंसी रखी। उनका विचार था बिजनेस का मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं, सामाजिक सुधार भी होना चाहिए। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए बहुत मेहनत किया। कोविड-19 के समय उन्होंने 500 करोड़ का डोनेशन किया, जो उनकी सामाजिक जिम्मेदारी को दिखाता है। वो कहते थे जो कमजोर है उनका हाथ थामना हमारा फर्ज है। रिटायरमेंट के बाद भी रतन टाटा ने स्टार प्लस जैसे ओला और पेमेंट को सपोर्ट करते रहे। उन्होंने भारत के युवा टैलेंट और नए आइडियाज हमेशा बढ़ावा दिया। उनका मानना था सपने सिर्फ देखो नहीं, उन्हें जियो भी सही। रतन टाटा ग्रामीण रतन टाटा ग्रामीण भारत के विकास और महिलाओं के लिए अपलिफ्ट पर ध्यान देते थे। उन्होंने महिलाओं के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और छोटे व्यापारों के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए। वो मानते थे महिलाओं का समर्थन देश की शक्ति है। रतन टाटा को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनका जीवन सिखाता है कि असफलता से कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। वो कहते थे मैं डिसीजंस लेता हूँ और उन्हें सही बनाता हूँ। ये मंत्र हर लीडर को प्रेरणा देना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी होनी चाहिए। रतन टाटा का एक मिसाल है कि लीडरशिप और इंसानियत से दुनिया सुधारी जा सकती है।
एक छोटे शहर का बड़ा सपना। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म रांची के एक मामूली परिवार में हुआ था। उनके पिता कान सिंह धोनी एक पंप ऑपरेटर थे और उनकी मां घर संभालती थी। धोनी का बचपन सीधा साधा था, लेकिन उनकी आंखों में बड़े सपने थे। क्रिकेट की उनका प्यार स्कूल के दिनों से शुरू हुआ, लेकिन उनके पिता चाहते थे धोनी एक सरकारी नौकरी करे और एक सेफ लाइफ जिए। जुमेरात ही उनके सपनों की जिम्मेदारी के बीच में संघर्ष बन गई। सिलेक्शन में असफलता और पहला संघर्ष। धोनी एक टैलेंटेड क्रिकेट थे, लेकिन शुरुआत में उनका टैलेंट पहचाना नहीं गया। बिहार क्रिकेट टीम के लिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो उनके लिए सबसे बड़ा झटका था। बहुत लोगों ने उनके खेल को नजरअंदाज किया और उनकी बैटिंग स्टाइल को अलग कहा। इस असफलता के बावजूद धोनी ने हार नहीं मानी और भी ज्यादा मेहनत करने की फैसला किया। टिकट कलेक्टर की नौकरी का सफर। अपने परिवार के फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से धोनी को एक टिकट कलेक्टर की नौकरी ज्वाइन करी। दिन भर प्लेटफॉर्म पर काम करते और रात को क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस करते। थकावट और वक्त की कमी के बावजूद उन्होंने अपने कभी पैशन को सैक्रिफाइस नहीं किया। प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करते वक्त भी उनका मन क्रिकेट के सपनों में बसा रहता था। पिता का विरोध और सपनों की जंग। धोनी के पिता उनके क्रिकेट करियर के खिलाफ थे। उनका मानना था कि क्रिकेट सिर्फ वक्त बर्बाद करने के एक जरिया है। धोनी के लिए ये बहुत मुश्किल समय था, क्योंकि उनके अपने सपने के लिए लड़ते हुए अपने पिता को विरोध भी सहना पड़ता था। लेकिन उन्होंने अपने पिता को अपनी सफलता में मानने का फैसला किया। डोमेस्टिक क्रिकेट में सफलता का सफर। रणजी ट्रॉफी में धोनी ने अपने खेल से सबसे बड़ा ध्यान खींचा। उनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग और लाइटनिंग फास्ट कीपिंग को काफी लोगों ने नजर आई। इसके बाद धोनी का सिलेक्शन इंडिया ए टीम के लिए हुआ, जो उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बना। यहाँ से उनका सफर इंडियन क्रिकेट टीम तक पहुंचने का रास्ता खुला। इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन हुई। 2004 में धोनी ने अपना डेब्यूट किया, लेकिन उनका शुरुआत ही इतना अच्छा नहीं था। लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कैप्टन बनने के बाद उन्होंने अपने तगड़े दिमाग और एग्रेसिव डिसीजन मेकिंग के साथ टीम को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने टीम को 2007 T20 वर्ल्ड कप जिताया, जो उनके एक लीडरशिप की मिसाल बन गई थी। 2011 वर्ल्ड कप का सपना। 2011 का वर्ल्ड कप धोनी और हर भारतीय के लिए एक सपना था। पूरा टूर्नामेंट में जो उन्होंने अपने डिसीजन और लीडरशिप का सबसे दिल जीता। फाइनल मैच में उन्होंने जो शानदार 91 रन बनाए, वो हर क्रिकेट फैन के दिल में सदा बस रहे। उनका वो हेलीकॉप्टर शॉट जो जीत का शॉट था, आज भी एक यादगार पल है। उस जीत के बाद उन्होंने कहा, ये जीत देश के लिए है, परिवार के लिए सैक्रिफाइस। धोनी ने अपने सपनों के लिए अपना वक्त और कंफर्ट सैक्रिफाइस किया। अपने परिवार की खुशियों और अपने क्रिकेट करियर के बीच समय समर्पित किया करना उनके लिए सबसे बड़ा त्याग था। लेकिन जब उन्होंने अपने पिता को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिखाई, तब उनका सपना सच में पूरा हुआ। एक प्रेरणा का स्रोत। एमएस धोनी की कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं, एक सपने को जीतने वाले इंसान की कहानी है। उन्होंने दिखाया कि मेहनत, लगन, सेल्फ बिलीफ के साथ कोई भी अपना सपना पूरा कर सकता है। आज धोनी क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी जर्नी हर एक फैन के दिल में बसी हुई है। कामयाबी के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, पैशन और डिटर्मिनेशन भी जरूरी है। ये धोनी की जिंदगी का सबक है।
मेघा सिंह का जीवन एक ऐसे सफर की मिसाल है जिसमें दुख, संघर्ष और वीरता सब कुछ शामिल है। 1947 के विभाजन के दौरान उनका बचपन आसमान से आसमान में आग लगने की तरह बिखर गया था। गोविंदपुरा, जो अब पाकिस्तान में, वहाँ उनका घर आक्रमण का शिकार बन गया था। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। एक ऐसा पल जो उन्हें रूह कांप देता। विभाजन का ये पल उनकी जिंदगी में एक गहरी छाप छोड़ गया और इसी दुख भरे दर्द ने उन्हें मजबूत बनाया। विभाजन के बाद मेघा सिंह एक नए सफर पर निकल गए, जिसमें उन्होंने दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर बिना किसी के सहारे दिन रात बिताई। भूख और गरीबी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उनका जीवन न सिर्फ अपनी रोटी कमाने के लिए लेकिन एक जंग भी बन गया था। उन्होंने चोरी भी की, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, लेकिन उनकी अंतरात्मा ने उन्हें यह समझाया कि ये रास्ता उनकी मंजिल तक नहीं लेके जाएगा। तभी उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया, जहां उनका पहला प्यार एथलेटिक्स जीवित हुआ। एथलेटिक्स में उनकी शुरुआत आसानी से नहीं हुई। जब उन्होंने पहली कंपटीशन जीती, तब भी बार बार उनका मजाक उड़ाया गया। एक बार जब उन्होंने किसी और का इंडियन जैकेट पहन लिया था, तब उनके टीममेट्स ने उनकी तहस नहस कर दी, उनकी इज्जत तोड़ने की कोशिश की। ये घटना उनकी यादों में गहरी छाप छोड़ दी, लेकिन उन्होंने हर बार अपने दुख को अपनी ताकत बनाया और पूरी जान लगा के मेहनत की। 1960 के रोम ओलंपिक्स उनकी जिंदगी का एक और अहम मोड़ था। 400 मीटर की दौड़ में उन्होंने अपनी मेहनत और सपने की छाप छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो छोटी सी गलती उनकी जिंदगी सबसे बड़ा दुख बन गया। दौड़ के दौरान उनसे ये गलती हुई कि उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और वो उन पे भारी पड़ गया और वो सिर्फ चौथे स्थान पर थे। यह हार उनके दिल को तोड़ने वाली थी और उन्होंने इसके बाद एक समय पर एथलेटिक्स छोड़ने का सोच लिया था। पर मेघा सिंह की कहानी यही खत्म नहीं होती। अपने दुख और निराशा के बावजूद उन्होंने अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया। कुछ समय के लिए उन्होंने अपने आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत को संभाला और वापस लौटने का फैसला किया। यही वो मोमेंट था जिसने उन्हें दुनिया भर में फ्लाइंग सिख का दर्जा दिलाया। पाकिस्तान के लाहौर में हुई एक खास दौड़ ने उनका जीवन बदल दिया, जहां उन्होंने अब्दुल खालिफ को हराकर अपना वीरता प्रदर्शन किया। मेघा सिंह की कहानी एक प्रेरणादायी कहानी है। उनका संघर्ष बताता है कि जीत सिर्फ मैदान की नहीं होती, बल्कि अपने आप से भी होती है। मेघा सिंह ने हमेशा दिखाया है किसी अपने बड़ी हार को भी सबसे बड़ी जीत बना सकता है। मेघा सिंह का सफर एक ऐसा सफर मिसाल है जिसमें दुख, संघर्ष और वीरता सब कुछ शामिल है। मेघा सिंह की ये कहानी प्रेरणा उन सभी के लिए जो जिंदगी में कभी न कभी हार मानते हैं। उनका संघर्ष बताता है कि जीत सिर्फ मैदान में नहीं होती, बल्कि आंखों में भी होती है। सचिन रमेश तेंदुलकर भारत का वो सितारा जिसने दुनिया क्रिकेट के भगवान कहकर पुकारती है। अपनी सफलता के पीछे एक अनजानी कहानी छुपा रखता है, एक ऐसी कहानी जिसमें मेहनत, समर्पण और संघर्ष की तस्वीर है। सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई के एक विराम परिवार में हुआ। उनके पिता रमेश तेंदुलकर एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे जो अपने जीवन में सादगी को महत्व देते थे। उनकी माँ रजनी एक LIC की एजेंट थी। घर के दायित्वों को संभालते हुए बच्चों का सपना जीतने के सहारा लिया, लेकिन सचिन के सफर में एक ऐसे इंसान का सबसे बड़ा योगदान रहा, वो है उनका भाई अजीत ने ही उन्हें शिवाजी पार्क लेकर जाकर रमाकांत आचरेकर से मिलाया, जिन्होंने सचिन का टैलेंट को पहचाना और उन्हें मार्गदर्शन दिया। बचपन में सचिन बहुत शरारती थे। उनकी ऊर्जा सही दिशा देने में नहीं मानती थी। कोच आचरेकर का एक नियम था, अगर सचिन कोई गलती करते तो स्टंप्स के पीछे रह के उन्हें जोर से गेंद मारते और उनकी गलती सुधारते। यही शक्ति उन्होंने सचिन के अंदर उस दिशा और लगन को जगाया और आगे जाकर उन्हें एक महान खिलाड़ी बनाने वाली थी। 1989 को वो यादगार दिन था जब सचिन 16 साल की नरम उम्र में सचिन अपने पहला इंटरनेशनल मैच खेलने पाकिस्तान के खिलाफ उतरे। पाकिस्तान में तब एक से खतरनाक बॉलर्स वसीम अकरम और वकर यूनिस जैसे खतरनाक गेंदबाज। मैच के दौरान एक बाउंसर ने उनकी जोर से सचिन को लग गया और उन्हें खून हो गया, मगर सचिन ने मन नहीं तोड़ा। उन्होंने अपना हेलमेट पहनकर आंसू को पी लिया और वापस से पिच पर लौट गया। वो पल हिम्मत और अनब्रेकेबल स्पिरिट का मिसाल बन गया।
आने वाले सालों में सचिन के संघर्षों की लड़ाई और बढ़ती गई। उन्होंने कई बार चोट खाई, पर सबसे गंभीर थी 2004 की टेनिस एल्बो चोट। देख ऐसी चोट थी जो उनकी हाथों की ताकत को कमजोर बना रही थी, और कई सर्जिकल ऑपरेशन के बावजूद उन्हें अपने क्रिकेट से अलविदा कहना की सोच लिया था। वो अकेले रातें गुजारने लगे, खुद से सवाल पूछते रहे कि यह मेरा सफर क्रिकेट के लिए है ही तक था, लेकिन उनकी माँ की दुआ और अपने परिवार के सहारे उन्हें कभी डूबने नहीं देगी। सचिन के जीवन में वो भी पल आया जब पूरी टीम उनके कंधों पर थी। 90s के दशक में कई बार ऐसा हुआ जब भारत के हार के बोझ उनके दिल को भारी कर देता। 2003 का वर्ल्ड कप उनकी उम्मीदों का आखिरी मोड़ लग रहा था जब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारी हार हुई उनकी। उनका सपना बिखर गया, उनकी आंखें से आंसू भर आए, लेकिन उस रात उन्होंने अपने दिल को समझाया कि सपने टूटने के लिए नहीं होते, उन्हें दोबारा बनाने के लिए होते। 2011 का वो ऐतिहासिक पल जब भारत ने अपने देश की मिट्टी पर वर्ल्ड कप जीता। सचिन की आंखों में वो मुस्कान और उनके सालों की तपस्या का फल था। अपने जीवन का सबसे बड़ा सच ये देख रहे थे कि मैंने इतने साल भारतीय क्रिकेट टीम में दिया, और वो आज 2011 में जाके सफल हुआ। वो उनके जीवन के सबसे अनमोल पल था। अपनी माँ, जिन्होंने उनके लिए साल दर साल प्रार्थना की थी, उनकी सबसे पहली कॉल उन्होंने की। सचिन को भारत रत्न, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सामान्य था वो देश की आवाम का प्यार था। उनकी कहानी बस एक क्रिकेटर की नहीं है, वो एक ऐसे सपने की है जो हर बच्चा पूरा करना चाहता है। आज भी उनकी कहानी हर एक सपने वाले इंसान के दिल में है। आज भी उनकी कहानी हर एक सपने वाले इंसान के दिन में एक प्रेरणा का दीप जला देती है। उन्हें बहुत कठिनाई सी, और आज वो इतने सफल है कि उन्हें कोई कठिनाई सहने की जरूरत नहीं। गीता फोगाट का नाम आज एक हर हिंदुस्तानी के दिल में है, लेकिन उनकी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव बलाली, हरियाणा से। एक ऐसे समय में जब लड़कियों का पैदा होना एक बोझ माना जाता था। माँ गीता के पिता महावीर सिंह फोगाट ने एक सपना देखा कि एक दिन उसकी बेटियां देश में मेडल जीतेगी। यह सपना उन सामाजिक बंदियों के खिलाफ था जो लड़कियों को सिर्फ घर तक सीमित रखता था। बचपन से ही गीता ने अपने आसपास देखा कि कैसे लड़कियों को दूसरे दर्जे के समझ जाता है। रेसलिंग जो सिर्फ मर्दों का खेल माना जाता था, उसमें लड़की का भी होना लोगों के लिए हंसने वाली बात थी। गांव के लोग महावीर सिंह फोगाट का मजाक उड़ाते थे, कहते थे लड़कियां अखाड़ा क्या समझेगी, उनका ये कहना। लेकिन महावीर जी ने इस नफरत और मजाक को अपने सपने के बीच नहीं आने दिया। गीता और उनकी बहन बबीता के लिए उनका अखाड़ा एक मंदिर की तरह था। सुबह सुबह उठकर खाली पेट दौड़ लगाना, कच्चा दूध और सूखी रोटी खाकर प्रैक्टिस करना, और फिर पिताजी की कठिन ट्रेनिंग लेना, यह सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। महावीर जी ने उन्हें न सिर्फ एक रेसलर बनाया, बल्कि एक लड़ाकू सोच दी जो हर मुश्किल का सामना कर सके। ट्रेनिंग के दौरान सबसे बड़ी टक्कर थी कि गीता के पिता और उनके पहले कोच के बीच। कोच का कहना था कि लड़कियां कभी भी फिजिकल स्ट्रेंथ में मर्दों के बराबर नहीं आ सकती, लेकिन महावीर सिंह फोगाट ने इस बात को गलत साबित करने के लिए ठान ली। उन्होंने अपनी बेटियों के लिए नए तरकीब सोचे, उनका डाइट प्लान चेंज किया और उन्हें हर एक कंपटीशन के लिए तैयार किया। गीता का अखाड़े में ट्रेनिंग के दौरान
उन्हें कई बार जख्म लगी, कभी पैर में चोट लगी, कभी पेट में दर्द से भर गया, लेकिन हर बार उन्होंने एक मंत्र था, अगर हार गई तो वो सब सही साबित हो जाएंगे। जो कहते हैं लड़कियां सिर्फ घर संभालने के लिए होती है, ये सोचकर उन्होंने दिन रात मेहनत की और जोर लगा के मेहनत की। 2007 का कॉमनवेल्थ गेम्स गीता के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। फाइनल मैच के दौरान पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नाम से गूंज रहा था। जब फाइनल में अपनी ओपोनेंट को हरा के गोल्ड मेडल जीता तो वो सिर्फ उनका जीत नहीं था, वो एक हर लड़की के लिए मैसेज था कि लड़की लड़कियों से कम नहीं होते। लेकिन गीता की जीत के बाद भी उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। समाज की सोच बदलने में समय लगता है। लोगों का कहना था कि ये सिर्फ एक किस्मत का खेल था, लड़कियां कब तक टिकेगी। गीता ने इन बातों का जवाब दिया, अपने सफर को आगे ले गई, ओलंपिक्स तक का सफर तय किया। उन्होंने यह साबित किया कि लड़कियां सिर्फ मेडल नहीं जीत सकती, बल्कि एक पूरी जनरेशन की सोच को बदल सकती है। गीता की कहानी सिर्फ एक रेसलर की कहानी नहीं है, यह एक पिता की कहानी है जो अपने बेटियों पर विश्वास इतना ज्यादा किया। एक समाज की कहानी है जो धीरे धीरे बदल रहा है, और एक सपने की कहानी है जो पूरा होने के लिए हार नहीं मानता। गीता का सपना उनके पिता के साथ शुरू हुआ, लेकिन आज वो सपना हर हिंदुस्तानी का बन चुका है। आज गीता पोपट हर उस लड़की के लिए प्रेरणा के स्रोत है जो किसी भी फील्ड में कुछ अलग करना चाहती है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अगर सपने बड़े और विश्वास पक्का हो तो कोई भी बंधन या समाज का कानून आपको नहीं रोक सकता। उनकी जीत सिर्फ एक गोल्ड मेडल की जीत नहीं है, वो एक सपने की जीत है, एक नई सोच की जीत है। गीता की कहानी सच में एक मिसाल है। सपने देखने वाले ही सपने पूरे करते हैं, यह गीता के शब्द है।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से जगह रामेश्वरम के एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता नौका चलाने वाले और माँ घरेलू महिला थी। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन उनके माँ बाप ने हमेशा मेहनत और शिक्षा को महत्व समझा। छोटे से अब्दुल कलाम सुबह सुबह उठकर अपने पिता के साथ अखबार बनाते थे और फिर दूर तक चल के स्कूल जाते थे। गरीबी के बावजूद उनका सपना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। बहुत बार उनके पास किताबें की फीस भरने के पैसे नहीं होते थे। केरोसिन लैम्प की कम रोशनी में रात भर पढ़ाई करते थे, क्योंकि घर में बिजली नहीं थी। उन्होंने खुद अपने खर्चे कम किए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना खाना तक त्याग दिया। उनके अध्यापकों ने उन्हें प्रतिभा और पहचानी और उनकी मदद की, जो उन्हें सपनों को ऊंच उड़ान देने में मदद की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलने पर उनका परिवार के पास फीस के लिए पैसे नहीं थे। उनकी बहन जोहारा ने अपने गहने गिरवी रखकर फीस दी। कलाम इसी बात को कभी नहीं भूल सके और दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई में लग गए। बहुत बार उन्होंने भूखे रहकर भी अपना दिन बिताया और पैसे बचाने के लिए दूर दूर तक पैदल चले। इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई में कमाई किया और मेहनत से अच्छे नंबर लाए। पढ़ाई के बाद कलाम ने DRDO ज्वाइन किया। उनकी शुरुआती प्रयोगों समय सफल नहीं रही, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लैब में दिन रात काम करते करते कभी कभी तो वो वही सो जाते। उनकी लगन का नतीजा था कि उन्होंने भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च किया। इस सफलता का श्रेय उन्होंने अपनी टीम को दिया, जो उनके विनम्रता और टीम स्पिरिट को दिखाती है। अब्दुल कलाम ने अपने व्यक्तिगत सुख और रिश्ते नाते सब त्याग दिए। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया। लैब में काम करते करते उन्होंने अपने परिवार और अपने लिए वक्त निकालना बंद कर दिया। उन्होंने हमेशा कहा कि उनकी असली परिवार भारत के लोग हैं। उनकी डेडिकेशन उनका सबसे बड़ा बाल था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी कलाम सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, बल्कि एक सपनों के सौदागर थे। उन्होंने हर कोने में जाकर युवाओं को इंस्पायर किया, उन्हें सपने देखने और आगे सोचने की प्रेरणा दी। राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने सारी ऐश्वर्या को त्याग दिया और उन्होंने वेतन दान कर दिया। उनकी बातें दिलों को छू लेती और जीवन में एक नया ज्ञान देने की तो कदम रखती। कलाम ने दुनिया को उस वक्त छोड़ दिया जब वो सबसे पसंदीदा चीज कर रहे थे, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। 27 जुलाई 2015 को IMM शिलोंग में लेक्चर देते वक्त उनका स्वर्गवास हो गया, पर उनके प्यार, संघर्ष और सपने आज भी करोड़ों लोगों की प्रेरणा देती है। उन्होंने सिर्फ मिसाइल नहीं बनाए, उन्होंने करोड़ों भारतीयों के दिल में सपने जगाए। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देती। यह कलाम का मंत्र था और उनके जीवन आज भी नई पीढ़ी के लिए एक रोशनी है।
मैरी कॉम, जो मणिपुर की कांगताई गांव की एक छोटी सी लड़की थी, अपने बचपन में गरीबी और मुश्किलों से लड़कर बड़ी हुई। उसकी जिंदगी का हर एक दिन नई चुनौती लेकर आता। उसके माँ बाप, जो खेत मजदूर थे, अपनी रोजी रोटी के लिए हर दिन मेहनत करते थे और मैरी भी उनकी मदद करती थी। बचपन से ही मैरी को खेलों का बहुत शौक था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन बॉक्सिंग जैसा खेल अपनाएगी। रिंकू सिंह की एशियन गेम्स में जीत ने मैरी के दिन में अपने जगह बना ली और उसने सोचा कि अगर रिंकू कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन मैरी का सपना आसान नहीं था। उस समय बॉक्सिंग को सिर्फ मर्दों का खेल माना जाता था और उस समय उनके माँ बाप भी शुरू में उसके खिलाफ थे। गांव के लोग भी इस विचार समझ नहीं पाए और कई बार मैरी को गांव के लोगों ने गंदी नजर से देखा। मैरी ने चुपके से अपने सपनों की शुरुआत की। एम्पायर की स्पोर्ट्स में एकेडमी में जाके ट्रेनिंग शुरू की, जहां उसके कोच निजित सिंह ने उसकी क्षमता को पहचाना। हर सुबह वो अपने घर से दूर ट्रेनिंग के लिए जाती थी, मुश्किल रास्तों का सामना करती थी, सिर्फ एक सोच के साथ अपने सपने को पूरा करना। मैरी की पहली जीत ने उसकी कहानी को नया मोड़ लिया। 2000 में जब उसने मणिपुर स्टेट चैंपियनशिप जीता, तभी उसके पिता को समझ आया कि मैरी के सपने कितने बड़े हैं। इस जीत के बाद मैरी ने अपने आत्मविश्वास को और मजबूत किया और नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में भी बढ़ चढ़ाकर हिस्सा लिया। वो हर रिंग में अपने गांव की मिट्टी की खुशबू के साथ उतरती थी और हर पंच में उसपे अपने बचपन की हर मुश्किल याद होती थी। एक के बाद एक मैरी ने मेडल जीते। 2002 में अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत कर भारत का नाम रोशन किया। शादी के बाद और माँ बनने के बाद मैरी के सपने और चुनौती थी। उसने एक समय सोचा था कि शायद अब उसकी बॉक्सिंग जर्नी खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर एक फाइटर कभी नहीं रुकी। माँ बनने के बाद जब उसने वापस बॉक्सिंग रिंग में कदम रखा, तब दुनिया ने देखा कि एक माँ की ताकत क्या होती है। 2008 में एशियन वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जब उसने अपना नाम रोशन किया, तब सबको पता चला मैरी जुनून से भी ज्यादा बड़ी हुई है। मैरी के ओलंपिक्स का सफर किसी फिल्म से कम नहीं था। 2012 के लंदन ओलंपिक्स के लिए उसकी तैयारी किसी मैदान की जंग से कम नहीं थी। वो दिन रात मेहनत करती थी, अपने बच्चों का ध्यान भी रखती थी और रिंग में अपना पूरा दम भी लगाती थी। ओलंपिक्स में जब उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो पूरा भारत उसके जीत में जश्न मनाया। ये मेडल सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक माँ की सपनों की और उनकी हौसलों की तारीफ भी थी। आज मैरी कॉम सिर्फ एक बॉक्सर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जो हर लड़की के लिए जो अपने सपनों को भूल चुकी है। जब लोगों ने कहा कि बॉक्सिंग सिर्फ मर्दों का खेल है, तब मैरी ने साबित किया कि हौसला जेंडर नहीं देखता। उसने कहा, मैं 4 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन अभी तक मैं जिंदा हूँ, बॉक्सिंग मेरे पहचान रहेगी। मैरी की कहानी हमें यह सिखाते हैं कि सपने तभी सच होते हैं जब आप उन सपनों के लिए हर सांस और हर पल दो। वो आज भी हर पंच के साथ हर लड़की के सपनों का प्रतीक है। उसने दुनिया को दिखाया कि सही मेहनत, इरादे, जुनून हर किसी को आगे ले सकता है। मैरी कॉम की जिंदगी जीती जाती मिसाल है कि सपने सच होते, बस उन्हें जीतने की हिम्मत होनी चाहिए। चेत्री का नाम आज हर फुटबॉल प्रेमी के दिल में है, लेकिन उनका सफर एक आम हिंदुस्तानी घर से शुरू होता है। एक ऐसे देश में जहां क्रिकेट को देवता माना जाता है, सुनील चेत्री ने फुटबॉल के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। दिल्ली के एक मध्यम वर्ग परिवार में पैदा हुए सुनील अपने सोने के सपने वाले थे, लेकिन उन्हें पूरा करना आसान नहीं था। बचपन से ही उन्होंने फुटबॉल का अपनी जिंदगी बनाया और हर हार और हर दिन अपने सपनों को जीने लग गए। सुनील के पिता, जो खुद एक ऑफिसर थे, उनकी माँ, जो नेपाल की वुमेन्स फुटबॉल टीम की प्लेयर रही है, उन्होंने सुनील के अंदर खेल के प्रति जुनून जगाया। लेकिन ये जुनून सिर्फ शौक तक सीमित नहीं रहा। बचपन में सुनील ने देखा कैसे फुटबॉल को देश में नजरअंदाज किया जाता है। फैसिलिटीज की कमी, फाइनेंशियल सपोर्ट का ना होना और लोगों का यह कहना कि फुटबॉल में कुछ नहीं रहता, उन सब ने सुनील को
ही ये चीज समझा है, अगर कुछ करना है तो अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ेगी। सुनने के लिए फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, एक इबादत थी। सुबह 4 बजे उठना, रनिंग और फिटनेस ड्रिल्स करना और दिन भर प्रैक्टिस करना, यह सब उनके रूटीन का हिस्सा था। अखाड़े के धूल और पसीने में उनका सपना पलता था, लेकिन हर कदम पे उन्हें समझ में आ रहा लेकिन हर कदम पे उन्हें समाज और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता। बार बार उनका मजाक उड़ाया गया, कहा कि फुटबॉल एक बेकार करियर है, लेकिन उन्हें उनके माता पिता ने हमेशा उनका साथ दिया, उन्हें सीख दी और कभी हार मत मानने की सीख दी। स्टूडेंट का सबसे बड़ा बलिदान था अपने पर्सनल कंफर्ट को सैक्रिफाइस करना। जब उनके दोस्त मजे करते थे, सुनील अपने गेम पर काम करते थे। जब फैमिली फंक्शन होते, सुनील अपने प्रैक्टिस सेशन को मिस नहीं करते। ये डेडिकेशन ही था जिसने अनप्रोफेशनल लीग से इंडियन नेशनल टीम तक का सफर तक करवाया। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन सुनील की मेहनत और लगन रुकावट को पार कर दिया। 2007 में नेहरू कप के फाइनल मैच में सुनील की हैट्रिक ने भारत को सीरिया के खिलाफ जीत दिलाई। यह जीत सिर्फ एक मैच की नहीं, बल्कि एक भारत फुटबॉल के एक नया युग की शुरुआत थी। सुनील की परफॉर्मेंस ने पूरे देश का ध्यान फुटबॉल की तरफ खींच लिया, लेकिन उन्होंने यह सफलता आसान तरीके से नहीं पाई। बार बार उन्हें अपनी फिटनेस पर काम करना पड़ता। कई बार इंजरीज आने के बाद भी उन्हें उसी जोश में खेलना पड़ता। हर बार जब लोग गिना शुरू करते, वो और मजबूत बनकर सामना करते। सुनील छेत्री के लिए सबसे बड़ा संघर्ष था इंटरनेशनल स्टेज पर अपना टैलेंट प्रूव करना। यूरोप और एशियन लीग्स में टाई-अप्स के दौरान उन्होंने कई बार निराश होना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी लक्ष्य से नजर नहीं हटाई। उन्होंने इंडियन फुटबॉल के प्रति अपनी कमिटमेंट कभी नहीं तोड़ी। सुनील का मानना था कि अगर एक लीडर अपने देश के लिए सैक्रिफाइस कर सकता है, तभी नए प्लेयर्स उससे प्रेरणा ले सकते हैं। आज सुनील छेत्री सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं, एक मिसाल है। उन्होंने अपने बलिदानों और हार्ड वर्क से ये दिखाया कि फैसिलिटीज और पैसे की कमी भी अपने सपनों को नहीं तोड़ सकती। हर बार जब उन्होंने गोल किया, वो सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक सपने की जीत थी जो हर हिंदुस्तानी फुटबॉल के प्रेमी देखते थे। उन्होंने हर यूथ को ये मैसेज दिया कि अगर सपने बड़े हो और जुनून सच्चा हो, तो दुनिया का कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। सुनील छेत्री ने अपने जिंदगी के हर पल को फुटबॉल के नाम पर कर दिया। जब लोगों ने उन्हें कैप्टन फैंटास्टिक कहते थे, तो यह सिर्फ उनके गोल्स के नहीं, बल्कि एक लीडरशिप और टीम स्पिरिट के लिए भी कहते थे। एक समय ऐसा भी आया जब भारत फीफा रैंकिंग्स में बहुत नीचे था, लेकिन सुनील छेत्री ने हर मैच में अपना 100% दिया, जिसने न सिर्फ रैंक इंप्रूव किया, बल्कि फुटबॉल को एक नए प्रति और जनरेशन का विश्वास दिया। आज सुनील छेत्री हर एक भारतीय नौजवान के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी यह सिखाती है संघर्ष, हार्ड वर्क और अपने सपने के प्रति सच्चाई बना होना बहुत जरूरी है। सुनील की कहानी एक मिसाल है, सुनील की कहानी एक मिसाल है वो उन लोगों के लिए जो हिम्मत हार चुके। तो उनका कहना था, हिम्मत करो, सपने को देखो और सपना पूरा करो, करने का जुनून रखो। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी की कहानी एक ऐसा सफर है जो छोटी सी चाय की दुकान से शुरू होती है और देश के सबसे उच्च पद तक पहुंचती है। गुजरात के वादनगर की एक छोटे से बस्ती में पैदा हुए नरेंद्र अपने पिता के साथ चाय बेचते थे। हर सुबह चाय की गर्मा गर्म भाप उनके सपने को जगाती।
लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें हर दिन एक नया संघर्ष देखना पड़ता। पढ़ाई के लिए कोई अच्छा कमरा नहीं था, बस एक पुरानी किताब और रातों की मध्यम रोशनी थी। फिर भी नरेंद्र का हौसला कभी भी कमजोर नहीं पड़ा। हर मुश्किल पल में भी उन्होंने अपने सपनों को जीने का संकल्प बना रखा। जब नरेंद्र मोदी जवानी की प्रगति की ओर थे, तो उन्होंने अपने सपनों को नए रंग देने की सोची। इसलिए वो परिवार छोड़ के हिमालय की यात्रा पर निकली है, अपना अस्तित्व और जीवन का मतलब समझने। इस सफर ने उन्हें मजबूत बनाया। उनके इरादों को और भी स्पष्ट किया। जब आरएसएस में शामिल हुए तो उन्होंने छोटी छोटी जिम्मेदारी से अपना संघर्ष की शुरुआत की, जैसे पंखे लगाना, झाड़ू लगाना, लाठी मारना। लेकिन उनका समर्पण हर काम में दिखाई दिया। राजनीति में कदम रखते उन्होंने कठिनाइयों का बहुत सामना किया। उनके ऊपर आरोप लगे, उनकी आलोचना की गई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने विचार स्पष्ट कर लिए थे, जो उन्होंने देशभक्ति कर दिया। हर हार को एक नई सीख बनाया और आगे बढ़ने का हौसला रखा। ये वही हौसला था जो उन्हें 2014 में भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। चाय बेचने वाला एक आम लड़का से राष्ट्रपति भवन तक की यह सफर उनकी अखंड मेहनत का सबूत है। आज नरेंद्र मोदी की कहानी हर हिंदुस्तानी के लिए प्रेरणा ने दिखाया कि जीवन की कठिनाई को आपको रोक नहीं सकती, बस मंजिल तक पहुंचने का चुनाव होना चाहिए। यही वजह है आज होकर जीवन एक भारतीय को एक याद दिलाता है कि अपने सपने सच होते हैं, बस हौसला और मेहनत की जरूरत है।
था साबित करने का कि वो अपने लिए नहीं, अपने पिता, अपने परिवार और उन सबके लिए खेल रहे हैं जो उन्हें चाहते थे वो जीते। सबसे प्रेरणा देने वाला पल वो था जब उसने अपने करियर में एक शतक बनाया और सब लोग उसकी मेहनत का। नीरज चोपड़ा का सफर एक ऐसी कहानी है जो हम सबको प्रेरणा देती है। हरियाणा के पानीपत में एक छोटे से गांव कांगड़ा में 24 दिसंबर 1997 को जन्म लेने वाले नीरज का जीवन कभी आसान नहीं रहा। एक किसान परिवार से आने वाले नीरज के लिए बचपन उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन उनके सपने बड़े थे। जब उन्होंने अपने गांव के खेल मैदान में अपने सीनियर्स को जैवलिन फेंकते देखा तो उन्होंने सोचा कि मैं भी एक अपना हाथ आजमा लूं, और तभी उनकी किस्मत ने नया मोड़ लिया। नीरज की खेल यात्रा में उन्हें सीनियर्स और मेंटर्स का बहुत सहारा मिला। उनके पहले कोच ने उनकी शक्ति और टैलेंट को पहचाना और उनके माँ बाप को बोला कि नीरज में बहुत टैलेंट है, वो जैवलिन में आगे जा सकता है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में नीरज प्रोफेशनल जैवलिन थ्रो की ट्रेनिंग लेते थे और वो ये सीखते थे कि जैवलिन थ्रो कैसे करना है, जैवलिन थ्रो करने के साथ साथ अपनी जीत की माइंडसेट कैसे लानी है। लेकिन हर सफर में रुकावट आती है और नीरज का सबसे बड़ा संकट उन्हें 2019 में देखने को मिला जब एक गंभीर एल्बो इंजरी ने उनका खेल को परेशान कर दिया। वो अच्छे से खेल ही नहीं पा रहे थे। ये घाव सिर्फ शारीरिक नहीं था बल्कि ओलंपिक के सपनों पे पानी भी फेंक सकता था। इस समय पे उनका विश्वास टूटने के कगार पे था, लेकिन उनकी हिम्मत और जिद ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी। डॉक्टर्स ने कहा कि आप रेस्ट करो, दिन रात मेहनत अभी मत करो, आपको ये इंजरी बढ़ सकती है। पर नीरज कभी वो बात माने नहीं और नीरज दिन रात मेहनत करते थे। उस गंभीर इंजरी के दौरान उन्हें कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन उनके कोचेस और डॉक्टर्स और टीममेट्स ने उनका हौसला बनाए रखा। यह उनकी संघर्ष की कहानी है जहाँ दर्द को सहकर भी उन्होंने कभी अपने लक्ष्य को नहीं भूला। यह समय उनको यह सीख देती है कि अपने शरीर की सुनो, ट्रेनिंग में संभल के आगे बढ़ो और हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखो। जब 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज ने अपना हाथों से जैवलिन फेंका तो सिर्फ एक मेडल का सपना नहीं था, बल्कि उन सारी रातों की मेहनत के परिणाम था। उन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता, भारत का नाम रोशन किया और यह सब कुछ संभव था बस उन्हीं इंजरी की वजह से, क्योंकि उस इंजरी से नीरज और कट्टे हो गए थे कि मेरे को गोल्ड मेडल चाहिए। यह कहानी सिर्फ एक एथलीट की नहीं है बल्कि एक वैसे वीर की है जो हर मुसीबत को अपने हौसलों से हरा देता है। नीरज चोपड़ा का जैवलिन हमें यह सिखाता है कि कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, और क्योंकि अगर अपन हिम्मत हार जाएंगे तो अपन सब कुछ हार जाएंगे। धीरूभाई अंबानी का सफर सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है बल्कि एक प्रेरणा का साधन है। उन्होंने अपनी मेहनत और हिम्मत से अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। उनके जीवन की कहानी लोगों के लिए मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देती है। उन्होंने कभी अपने जिंदगी को आसान नहीं समझा। धीरूभाई ने हमेशा अपने सपने को अपने दिल में रखा और उनकी एक अनोखा तरीका था कि वो अच्छा बिजनेस चालू कर सके। तो उन्होंने सोचा कि यमन में एक बड़ा होटल था, 5 स्टार होटल। वहाँ पर चाय 1 रुपए की बिकती थी। वो चाय तो 25 पैसे में भी वो चाय पी सकते थे, बट उन्होंने ये सोचा कि मैं 1 रुपए की चाय पीऊंगा और उस रेस्टोरेंट में बड़े बड़े बिजनेसमैन वालों से बात करूंगा। तो अगर मैं बड़े लोगों के साथ रहूंगा तो मैं भी सफल होऊंगा। उनकी यह तरकीब कामयाब रही। धीरूभाई का एक और इंसिडेंट था जब उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए हर चैलेंज को अपना अपॉर्चुनिटी बनाया। उन्होंने अपनी कंपनी रिलायंस को दुनिया के सबसे बड़े जायंट्स के साथ टकराने का जुनून रखा। उन्होंने न सिर्फ अपना इंडिया में एम्पायर बनाया बल्कि विदेश में भी अपना छाप छोड़ दिया। उनका विश्वास था अगर आप सपने देख सकते हो तो उन्हें सच भी बना सकते हो, बस तुम्हें मेहनत करना आना चाहिए। उन्होंने कभी अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा। उन्होंने हर परेशानी को अपने लिए एक सीख और अपॉर्चुनिटी समझा और अपनी गलतियों से वो सीखते रहे। धीरूभाई अंबानी ने हमेशा अपने अंदर एक ऐसी पैशन रखी थी जो हर किसी को इंस्पायर करती। उनका जुनून, जहाँ वो भारत के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, ड्रा से लेके यमन पहुंचने तक का सफर, यमन से पहुंचने से इंडिया पहुंचने का सफर, धीरूभाई अंबानी के जुनून ने बनाया
और उनने हर मुश्किलों पर रास्ता ढूंढा। धीरूभाई अंबानी के सफर में हर पल एक नई कहानी थी और एक कदम भी नया चैलेंज। सपने मत देखो, सपने कभी सच नहीं होते। मेरा बापू कहता था, लेकिन मैंने सपना देखा, हमने सपना देखा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनने का सपना। तो क्या अपना सपना पूरा हुआ? और अब रुक जाए या देखें एक और सपना। बनना चाहते हो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी? युवी, भारतीय क्रिकेट का वो सुनहरा नाम, एक ऐसा नाम जिसने न केवल क्रिकेट के मैदान पर बल्कि लाखों दिलों में भी अपनी जगह बनाई। लेकिन दोस्तों, इस चमक के पीछे की मेहनत और तकलीफों के बारे में कितना जानते हैं हम? क्या हम जानते हैं कि इस सफलता के पीछे कितनी रातों की नींद और कितने पसीने की बूंदें शामिल हैं? युवी का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। छोटी उम्र से ही क्रिकेट की दुनिया में कदम रख दिए। बचपन से ही उनके अंदर क्रिकेट के प्रति एक अलग ही जुनून था। पर इस सफर में कई उतार चढ़ाव आए। कभी चोटों ने परेशान किया तो कभी फॉर्म ने साथ नहीं दिया। मैदान पर घंटों की प्रैक्टिस, कोच की टफ ट्रेनिंग, हर दिन की नई चुनौतियां युवी की जिंदगी का हिस्सा बन गई। हर दिन एक नई चुनौती, हर दिन एक नई परीक्षा। युवी के मां बाप का साथ हमेशा बना रहा। उनके परिवार ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। खासकर उनके पापा योगराज सिंह, खुद भी क्रिकेटर, युवी को हमेशा हौसला देते रहे। उन्होंने युवी को सिखाया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। बड़े सपने देखो, मगर मेहनत भी उतनी ही करो। ये बात युवी के दिल में बस गई। उन्होंने इसे अपने जीवन का मंत्र बना लिया। 2007 T20 वर्ल्ड कप, भला कौन भूल सकता है वो पल जब युवी ने अपने बल्ले से इतिहास रच दिया। युवी ने एक ही ओवर में 6 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया। ये कारनामा आज भी हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में ताजा है। Make a difference. It doesn't. See, 38 from 10 deliveries. 5. Ball to go. Last ball on the end. He's put it away. Oh, has he? Yes, into the front. I've seen hitting not like this. फिर आया 2001 का वर्ल्ड कप। ये वर्ल्ड कप युवी के लिए एक और मील का पत्थर साबित हुआ। युवी ने बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाया। उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया। मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। ये उनके करियर का एक और सुनहरा पल था। लेकिन इसी बीच जिंदगी ने एक और मुश्किल खड़ी कर दी, कैंसर। 2011 में युवी अपने करियर की बुलंदियों पर थे। क्रिकेट ग्राउंड पर तो उनके जलवे ही जलवे थे। लेकिन उसी साल कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दुनिया ही उलट दी। वर्ल्ड कप के बीच में युवी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। खांसी में खून आना, सांस फूलना और बदन में दर्द। ये तो कोई मामूली बीमारी नहीं थी। डॉक्टर्स ने चेकअप किया और बताया कि उन्हें लंग कैंसर है। जरा सोचो, जो बंदा मैदान पर हर बॉल का डटकर मुकाबला करता था, अब खुद मौत से लड़ाई लड़ रहा था। कीमोथेरेपी के दौरान उनके बाल झड़ गए, शरीर टूटने लगा, दिमाग भी कमजोर हो गया। लेकिन युवी ने हार नहीं मानी। वो लड़ते रहे, खुद को मजबूत बनाते रहे।
उनकी हिम्मत ने लाखों लोगों को ताकत दी और जब वो मैदान पर लौटे तो वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक हीरो थे। उनकी कमबैक ने सबको दिखाया कि असली ताकत जिस्म में नहीं, मन में होती है। युवराज सिंह की कहानी हम सबको ये बताती है कि लाइफ में कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, हार कभी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह होती है।